हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का पार्ट 6। अगर अभी तक आपने प्रीवियस पार्ट नहीं देखा हो तो इस कार्ड पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। इस पार्ट में अपन देखो, प्रीवियस पार्ट में अपन ने स्टार्ट किया था प्रोटिस्टा, उसके अपन ने जनरल कैरेक्टर स्टडी किए थे और उसमें अपनी बुक में 5 ग्रुप दे रखे हैं। उनमें से अपन ने क्राइसोफाइटा कर लिया था, यूग्लिनोइड्स कर लिया था, तो रिमेनिंग 3 डायनोफ्लैजिलेट्स, स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजुआ आज के वीडियो में करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपन किससे, डायनोफ्लैजिलेट से। तो देखो, जहां तक नाम की बात की जाए तो डायनोफ्लैजिलेट्स में उन प्रोटिस्टा को रखे जाते हैं जिनमें 2 फ्लैजिला होते हैं। अभी अपन इसके बारे में भी आएंगे, इसी वजह से इन्हें डायनोफ्लैजिलेट्स कहते हैं। तो देखो, ये जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं ये मरीन वाटर में होते हैं, ठीक है। जो अपने ओशियनिक वाटर जो होता है उस पानी में ये होते हैं। सारे के सारे कैसे होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। फोटोसिंथेटिक होंगे इसका मतलब ये क्या कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड खुद बना पाएंगे, ठीक है। दे अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन और रेड डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन देयर सेल। उनकी सेल के अंदर ये यूनिसेलुलर होंगे, क्यों, क्योंकि प्रोटिस्टा है तो यूनिसेलुलर ही होंगे। तो इनके अंदर कौन सा पिगमेंट है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, उनके हिसाब से इनका क्या होगा, कलर होगा। जनरली इनके अंदर कौन कौन से पिगमेंट होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, बीटा कैरोटीन और जेंथोफिल, ठीक है। नेक्स्ट है कि सेल वॉल जो होती है इनकी, देखो सेल वॉल जो होती है बनी तो सेलुलोज की होती है, लेकिन यहाँ जो सेल वॉल है वो स्टिफ बोले तो एकदम मतलब थिक हार्ड जो होती है सेलुलोज की बनी होती है, प्लेट के फॉर्म में होती है। देखो आप इस डायग्राम में अच्छे से देख पाएंगे, ये जो आपको सेक्शन दिख रहे हैं छोटे छोटे से, ये सारे के सारे सेलुलोज के बने हुए प्लेट्स है और एकदम थिक सी हार्ड सी प्लेट होती है इनकी बॉडी के बाहर की तरफ या इनकी सेल के बाहर की तरफ। यही वजह है कि इन्हें कहते हैं आर्मर्ड एल्गी, मतलब जैसे इनके चारों तरफ एक आर्मर है, एक प्रोटेक्टिव लेयर या कवरिंग है, ठीक है। तो द सेल वॉल इज डिवाइडेड इनटू प्लेट्स। देखो बहुत सारी प्लेट्स दिख रही है आपको छोटी छोटी सी, विच इज मेड ऑफ सेलुलोज। ड्यू टू दिस स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट on the outer surface they are known as armored algae, ठीक है। they have 2 flagella। अब देखो इनके ऊपर क्या होते हैं, 2 flagella होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में और एक ट्रांसवर्स डायरेक्शन में। अब इसको अच्छे से समझते हैं। देखो ये अगर डायनोफ्लैजिलेट का डायग्राम है तो देखो डायनोफ्लैजिलेट में ये क्या होती है, सेलुलोजिक प्लेट होती है। अब इन सेलुलोजिक प्लेट के बीच में 2 फ्यूरो होती है, फ्यूरो बोले तो खांच, ठीक है, ग्रूव भी कह सकते हैं। एक यहाँ ट्रांसवर्स डायरेक्शन में और एक यहाँ पर ये लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में जो है। ट्रांसवर्स ग्रूव जो है उसे सिंगुलम भी कहते हैं, ठीक है, और लॉन्गिट्यूडनल जो ग्रूव है उसे सल्कस भी कहते हैं। अब इन दोनों ग्रूव में यहाँ पर एक एक फ्लैजिला निकला होता है। जो ट्रांसवर्स ग्रूव में निकला होगा उसे कहेंगे ट्रांसवर्स फ्लैजिलम, और जो लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव में निकला रहता है उसे कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिलम। जो ट्रांसवर्स फ्लैजिलम होता है ये देखो यहां से निकलकर, जैसे ये है, आगे से ऐसे निकल के पूरा राउंड में इसी फ्यूरो में ऐसे लिपटा हुआ रहता है। ये यहां से ऐसे घूम के यहां पर आया हुआ है, ठीक है। तो जो ये फ्लैजिलम तो अपन को ऐसे दिखाई देता नहीं। दूसरा फ्लैजिलम जो होता है जो लॉन्गिट्यूडनल में, वो सेल के बाहर ऐसे दिखता है, ठीक है। तो कितने फ्लैजिलम होते हैं, 2 फ्लैजिलम। अगर एक डायग्राम देखेंगे आप तो हो सकता है आपको एक ही फ्लैजिलम दिखे जो कि लॉन्गिट्यूडनल वाला होगा, ट्रांसफर वाला ऐसे कवर किया हुआ होगा, ठीक है। तो 2 फ्लैजिलम होते हैं और दोनों फ्लैजिलम का होते हैं ग्रूव के अंदर होते हैं। जो ट्रांसवर्स ग्रूव में होते हैं वो ट्रांसवर्स फ्लैजिलम, जो लॉन्गिट्यूडनल में होते हैं वो लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिलम। एक और चीज, इनके जो फ्लैजिला होते हैं वो कुछ इस तरीके के होते हैं, मतलब आगे से थिक होते हैं, पीछे से एकदम थिन से पॉइंटेड हो जाते हैं। ऐसे फ्लैजिलम को क्या कहते हैं, विप लाइक फ्लैजिलम, ठीक है। अब ये विप लाइक फ्लैजिलम और इन 2 फ्लैजिलम की वजह से ये जो है एक स्पेशल टाइप का स्पिनिंग मोशन टाइप का मोशन शो करता है, और इस मोशन को क्या कहते हैं, वर्लिंग मोशन। क्या कहेंगे, वर्लिंग मोशन। तो एक तो ये वर्लिंग मोशन शो करते हैं ऐसे मतलब, और इनके फ्लैजिलम कैसे होते हैं, विप लाइक, इसलिए इनको क्या कहते हैं, वर्लिंग विप्स कहते हैं। तो डायनोफ्लैजिलेट्स वो होते हैं जिनमें कितनी फ्लैजिला होती है, 2 फ्लैजिला होती है, एक ट्रांसवर्स फ्लैजिलम और एक क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिलम। और अपनी एनसीईआरटी कहती है कि ये फ्लैजिला कहां होते हैं, इन फ्यूरो बिटवीन वॉल प्लेट्स। ये वॉल प्लेट्स के बीच में फ्यूरो, जिसको मैंने बता दिया, नाम चाहे तो आप याद करना चाहे तो कर सकते हैं। ट्रांसवर्स फ्लैजिलम ट्रांसवर्स फ्यूरो या ग्रूव को सिंगुलम कहते हैं, और लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव या
जो फ्यूरो होती है उसको क्या कहते हैं, सल्कस। वैसे अपनी बुक में ये दे नहीं रखे। और इन दोनों ग्रूव के अंदर क्या होती है, फ्लैजिला होती है, ठीक है। और इन दोनों फ्लैजिला की वजह से वर्ल्डिंग मोशन होता है, इसलिए इसे वर्ल्डिंग व्हिप कहते हैं। कोई तकलीफ नहीं यहाँ तक। और दो फ्लैजिला है, इसी वजह से इसे डायनोफ्लैजिलेट्स में रखा गया। नेक्स्ट है कि इनका जो क्रोमोसोम है, देखो ये पॉइंट भी अपनी एनसीईआरटी में नहीं, लेकिन आप अच्छे से समझे इसको। इनका जो क्रोमोसोम है, उनके क्रोमोसोम में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती। देखो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में जो डिफरेंस होता है, उसमें एक डिफरेंस ये भी है कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का क्रोमोसोम जो होता है उसमें डीएनए के साथ में हिस्टोन प्रोटीन होता है पैकेजिंग के लिए, मैंने पहले भी बताया। और प्रोकैरियोट में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती, उसकी जगह नॉन हिस्टोन प्रोटीन होती है। लेकिन डायनोफ्लैजिलेट्स जो है उनके क्रोमोसोम में कैसी प्रोटीन होती है, हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती है, ठीक है। अब हिस्टोन प्रोटीन नहीं होना तो कैसा फीचर हुआ, प्रोकैरियोटिक फीचर हुआ। लेकिन बाकी के फीचर जैसे डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर वगैरह है, और जो फीचर है वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म से मैच कर रहे हैं। यही वजह है कि डायनोफ्लैजिलेट्स को मीजोकैरियोट्स भी कहते हैं। मीजोकैरियोट्स मतलब प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बीच का कुछ अगर ग्रुप होता तो उसे क्या कहते हैं, मीजोकैरियोट्स। तो डायनोफ्लैजिलेट्स को उसमें रखते हैं। तो अगर आपको कभी कोई पूछ ले कि कौन सा ऑर्गेनिज्म मीजोकैरियोट्स में रखा जाता है, तो डायनोफ्लैजिलेट्स। और क्यों रखा जाता है, क्योंकि इनके सारे फीचर यूकैरियोट्स जैसे, लेकिन क्रोमोसोम में हिस्टोन प्रोटीन नहीं। नेक्स्ट, ये जो मेंबर होते हैं बायोलुमिनेसेंस प्रोड्यूस करते हैं। देखो लुमिनिसेंस का क्या मतलब होता है कि किसी जगह से ऐसे लाइट जैसा कुछ इमिट हो तो उसे क्या कहते हैं, लुमिनिसेंस। और अगर ऐसा कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म करे तो उसे कहेंगे बायोलुमिनिसेंस। जैसे आपने फायर फ्लाई या जुगनू वगैरह ये सब देखे हो तो वो चमकते हैं ऐसे, ठीक है। तो वैसे के वैसे ही इनमें भी क्या होती है, जो अपने डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं इनमें भी बायोलुमिनेंस होती है। और बायोलुमिनेंस के लिए इनकी बॉडी या इनकी सेल के अंदर फोटोजेनिक ग्रेन्यूल्स होते हैं। और इन फोटोजेनिक, फोटो मतलब लाइट, जेनिक मतलब प्रोड्यूस, ग्रेन्यूल मतलब दाने, ऐसे ग्रेन्यूल्स जो लाइट इमिट कर सकते हैं उनको कहेंगे फोटोजेनिक ग्रेन्यूल्स। अगर ये आप जानना चाहते हैं कि वो प्रोड्यूस कैसे करते हैं, तो उसके अंदर क्या होती है, लूसीफेरिन प्रोटीन होती है। और उसके ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी जनरेट होती है वो लाइट एनर्जी के फॉर्म में होती है। और उसकी वजह से इनमें लुमिनिसेंस होता है। और क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो ऐसे लुमिनिसेंस को क्या कहेंगे, बायोलुमिनिसेंस। अब जनरली जिन ऑर्गेनिज्म में भी बायोलुमिनिसेंस होता है, ऑब्वियस थिंग है, दिन के समय तो उनकी शाइनिंग दिखाई नहीं देगी क्योंकि सनलाइट काफी होती है। रात के समय ये बहुत ही चमकते हैं। यही वजह है कि डायनोफ्लैजिलेट्स को नाइट लाइट भी कहते हैं। नाइट लाइट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये इनका बायोलुमिनेसेंस जो होता है वो और विजिबल होता है, कब, रात को। और इन्हें फायर एल्गी भी कहते हैं। ऐसा लगता है कि उनके अंदर क्या लग रखी है, आग लग रखी है। ऐसा नहीं है कि इनके अंदर कोई फायर लग रही है। ये चमकते हैं किसकी वजह से, बायोलुमिनेसेंस की वजह से चमकते हैं। देखो एक चीज मैं यहाँ क्लियर कर देता हूं, क्राइसोफाइट्स जो होते हैं उनको कहते हैं गोल्डन एल्गी, लेकिन उनका जो वो कलर है वो किसकी वजह से होता है, उनके पिगमेंट की वजह से। यहाँ जो ये फायर जैसी शाइनिंग है ये किसकी वजह से, बायोलुमिनेसेंस की वजह से। एक होता है नॉक्ट्यूलिका जो कि डायनोफ्लैजिलेट्स ही है। और वो जो होता है वो उसका जो स्ट्रक्चर और साथ में उसके जो चमकने की टेंडेंसी है वो दोनों मिलकर साइंटिस्ट ने उसको नाम दे दिया सी गोस्ट। तो नॉक्ट्यूलिका को सी गोस्ट कहते हैं। उसका कारण भी क्या होता है, बायोलुमिनेसेंस होता है। कोई तकलीफ नहीं। ये 2 पॉइंट जो है अपनी एनसीईआरटी में नहीं दे रखे, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इन्हें ध्यान में रखें। नेक्स्ट है अपने एनसीईआरटी में दे रखा है कि रेड टाइड बनाते हैं। देखो यहां मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ, थोड़ी जगह कम है। आगे की स्लाइड में मैंने स्लाइड लगा दी है, उसमें आप डिस्क्रिप्शन थ्योरी के फॉर्म में नोट कर सकते हैं। वैसे ये काफी इंफॉर्मेशन है। देखो रेड टाइड जो होता है वो रेड डायनोफ्लैजिलेट्स की वजह से आता है। अभी अपन ने देखा था कि डायनोफ्लैजिलेट्स जो होते हैं वो कैसे हो सकते हैं, येलो, ग्रीन, ब्राउन और रेड, किसी भी कैटेगरी के हो सकते हैं। तो जो रेड डायनोफ्लैजिलेट्स है उसकी वजह से रेड टाइड आता है। ऐसा एक एग्जांपल अपनी बुक में लिखा हुआ है, अपन को याद रखना है। कौन सा है, गोन्यूलेक्स, ठीक है। अब ये क्या होता है, इनके अंदर रैपिड मल्टीप्लिकेशन होता है। क्यों होगा, देखो प्रोटिस्टा जो होते हैं जनरली बाइनरी फिजन देते हैं। तो जब भी फेवरेबल कंडीशन होती है बहुत जल्दी वो डिवीजन करते हैं और अपने नंबर को बहुत बड़ा लेते हैं।
तो यहाँ पर भी ऐसे ही होगा। और अपन ने पहले भी देखा था, अगर एकदम ही वाटर में किसी चीज की अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो उसे क्या कहा था, वाटर ब्लूम। अपन ने साइनोबैक्टीरिया के केस में देखा था। तो यहाँ रेड वाटर ब्लूम हो जाएगा, मतलब इनकी नंबर बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे और ऊपर से ये रेड कलर के है तो पूरा रेड रेड जैसा दिखेगा। फिर अगर वहां पर सी में एक बड़ी सी वेव जनरेट हो तो ऐसे लगे कि वो रेड कलर की आ रही, इसलिए उसको क्या कहेंगे, रेड टाइड कहेंगे। साथ ही साथ में ये इतने ज्यादा जो इकट्ठे तो हो ही गए, साथ में ये एक टॉक्सिक सब्सटेंस भी सिक्रेट करते हैं। इस टॉक्सिक सब्सटेंस को कहते हैं सेक्सी टॉक्सिन, ठीक है, जो कि एक तरह का न्यूरोटॉक्सिन है। और इस टॉक्सिन की वजह से जो अदर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मर भी सकते हैं। अगर किसी भी वजह से ह्यूमन के अंदर ये पहुंच जाए, अब ह्यूमन के अंदर ये फूड चेन के थ्रू पहुंच सकता है, मतलब ये सेक्सी टॉक्सिन जो है किन्हीं मेराइन ऑर्गेनिज्म के अंदर चले जाए, फिर उनको ह्यूमन खा ले, या फिर पहले उनको कोई खाए और फिर उनको ह्यूमन खा ले, किसी भी तरीके से वो ह्यूमन के अंदर चले जाए तो ह्यूमन को भी ये अफेक्ट कर सकता है, पैरालाइसिस कर सकते हैं। तो ये पावरफुल जो होते हैं वो टॉक्सिन होते हैं। तो ये कहां से सिक्रेट होते हैं, रेड टाइड में सिक्रेट होते हैं। तो रेड टाइड क्या होता है, किसकी वजह से होता है, रेड डाइनोफ्लैजिलेट की वजह से। क्या होगा, रैपिड मल्टीप्लिकेशन होगा जिससे पूरे में फैल जाएंगे। एक एग्जांपल बताना हो तो गोन्यूलेक्स, क्या इफेक्ट होता है इसका, इससे एक टॉक्सिन सिक्रेट होता है जिसे सेक्सी टॉक्सिन कहते हैं, इससे अदर ऑर्गेनिज्म मर सकते हैं। क्या ह्यूमन अफेक्ट हो सकता है, हाँ हो सकता है। अगर ह्यूमन के अंदर ये फूड चेन के थ्रू पहुंच जाए तो ह्यूमन को भी पैरालाइसिस कर सकते हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी अपने किसके बारे में, डाइनोफ्लैजिलेट के बारे में। तो आप अच्छे से नोट कर लीजिए। फिर अपन नेक्स्ट करते हैं स्लाइम मोल्ड्स। नेक्स्ट है अपने स्लाइम मोल्ड्स। तो देखो इसका नाम क्यों है स्लाइम मोल्ड्स, इसको भी अभी अपन देखते हैं। पहले इसके बारे में देखते हैं। ये जो है सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट है। देखो अभी तक अपन ने जो 3 किए थे, यूग्लिनॉइड किया था, क्राइसोफाइट किया था, डाइनोफ्लैजिलेट किया था, इन तीनों के कैरेक्टर जो है वो कुछ कुछ प्लांट जैसे, तो ये प्लांट लाइक प्रोटिस्ट थे। लेकिन जो स्लाइम मोल्ड्स है वो सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट होता है। इसका मतलब इसका ये कैरेक्टर किसके जैसा है, फंगस लाइक कैरेक्टर है, ठीक है। एक चीज मैं यहां पर एक और इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। डाइनोफ्लैजिलेट्स जो होते हैं उनमें बायोलुमिनेंस की वजह से उन्हें फायर एल्गी कहते हैं, और यही वजह है कि उनको एक ग्रुप में रखा गया है जिसे कहते हैं पायरोफाइटा। तो अगर आपको कोई पूछ ले कि डाइनोफ्लैजिलेट को किस डिवीजन या फाइलम में रखा गया है तो वो कौन सा होता है, पायरोफाइटा। हालांकि अपने एनसीईआरटी में ये लाइन नहीं दे रखी, ठीक है। वापस आते हैं स्लाइम माउंट्स पे। तो स्लाइम माउंट्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, सेप्रोफाइटिक होते हैं। और सेप्रोफाइटिक आप सब जानते हैं, सेप्रोफाइटिक कैसे होते हैं, जो डेड और डिकेड सब्सटेंस से अपना फूड क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। दे आर फाउंड ऑन डेब्रिज, जो ऑर्गेनिक कचरा जो होता है उसके ऊपर ये होंगे, जैसे कि लीफ वगैरह, वुडन ब्लॉक्स जो होते हैं पड़े हुए होते हैं, उनके ऊपर ये क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। अगर वहां पर मॉइस्चर वगैरह हो और ज्यादा सनलाइट ना हो, मतलब ह्यूमिडिटी होनी चाहिए और ज्यादा सनलाइट नहीं होनी चाहिए, तो ऐसे केस में वो उनके ऊपर फैलने लगते हैं, ठीक है। दे फीड ऑन ऑर्गेनिक मटेरियल फ्रॉम डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स। ये ऑर्गेनिक मटेरियल पे जो होते हैं फीड करते हैं। और कैसे करते हैं, जो लीफ और ये ट्विग्स वगैरह, ब्रांचेज वगैरह होती है, उनको क्या करते हैं, डीके करते हैं, मतलब सड़ा कर अपना न्यूट्रिशन क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। यही वजह है कि इनको क्या कहते हैं, सेप्रोफाइट कहते हैं। दे डू नॉट हैव सेल वॉल, इनके अंदर सेल वॉल नहीं होती। लेकिन जब इनके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनेंगे, अभी अपन समझने वाले, जब इनमें रिप्रोडक्शन के समय स्पोर बनते हैं और उन स्पोर में सेल वॉल होती है। और ये फीचर जो है इनमें, ये भी फंगस जैसा है। फंगस जो होती है उनके जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और स्पोर बनते हैं उनमें भी सेल वॉल होती है, ठीक है। तो इनके भी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में सेल वॉल है। तो ये कैरेक्टर फंगस जैसा है और फंगस को माउल्ड्स भी कहते हैं। तो ये जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बन रहे हैं ये माउल्ड जैसे है। और इनका जब अभी अपन आगे देखेंगे तो इनके चारों तरफ एक स्लाइमी लेयर सी होती है। इसी वजह से इनको ओवरऑल क्या नाम दिया गया, स्लाइम माउल्ड्स दिया गया। स्लाइमी लेयर मतलब चिपचिपी सी, स्टिकी सी एक लेयर होती है, ठीक है। ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सराउंडेड होते हैं स्लाइमी लेयर और स्टिकी लेयर से। तो इन दोनों पॉइंट को मिलाकर इनका नाम हो गया, क्या हो गया, स्लाइम माउल्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट है कि अंडर सुटेबल कंडीशन दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम। अपनी बुक में एक लाइन दे रखी है कि जब सुटेबल कंडीशन आती है तो ये क्या करते हैं कि एग्रीगेट बना लेते हैं, जिसको क्या कहते हैं, प्लाज्मोडियम कहते हैं। और इट मे ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट,
और ये जो है वो मतलब इतना ज्यादा बढ़ सकता है कि सेवरल फीट तक ग्रो कर सकता है। अब इसको अपन को समझना है। देखो जनरली स्लाइम मोल्ड्स क्या है, प्रोटिस्टा है मतलब एक सेल का होगा। सपोज करो ये मैं एक सेल बनाता हूं, ये इसकी स्लाइम लेयर बनाता हूं, तो जब एग्रीगेशन होगा तो ये आपस में जुड़ते जाएंगे। अब इनके जुड़ने का ये जो मैकेनिज्म है ये तो अलग अलग तरीका है, ये एक अलग टॉपिक हो सकता है, आप इसको डिटेल में समझ भी सकते हैं, लेकिन ये काफी इंफॉर्मेशन है, एक्स्ट्रा करने की कोई नीड नहीं है। तो जब ये आपस में जुड़ते हैं तो जुड़ना दो तरीके से हो सकता है। एक, ये सारी सेल एक दूसरे के साथ चिपक चिपक के एक क्लस्टर बना ले ऐसा, ठीक है, और एक ये सब जुड़ती जाए और इनका जो न्यूक्लियस है वो तो फ्रीली रहे और अंदर अंदर का जो साइटोप्लाज्म है वो सारा जुड़ के कुछ ऐसा एग्रीगेट बना ले जिसमें ऐसा लग रहा है जैसे एक ही सेल है और उसके अंदर बहुत सारे क्या है, न्यूक्लियस है, कुछ ऐसा बन जाए। ऐसे स्ट्रक्चर को कहते हैं प्लाज्मोडियम। क्या कहेंगे? प्लाज्मोडियम। तो अपनी जो बुक में लिखा हुआ है वो इस स्ट्रक्चर के बारे में लिखा हुआ है कि अंडर सुटेबल कंडीशन दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम। और इसमें जितने जुड़ते जाएंगे, जितना इनके अंदर रिप्रोडक्शन से ये फैलते जाएंगे, ये और बड़ा होता जाएगा। तो एक ऑर्गेनिज्म बड़ा नहीं हो रहा, वो बहुत सारों का एग्रीगेशन है जो बड़ा हो रहा है, ठीक है। एक और तरीका हो सकता है ये सब ऐसे जुड़ते जाए, इसको कहते हैं सूडोप्लाज्मोडियम, ठीक है। हालांकि इसके बारे में अपनी बुक में नहीं दे रखा। ये जो है स्ट्रक्चर, इसमें ऐसे कोई बहुत सारी सेल तो है नहीं, तो इसलिए इसे कहेंगे ए सेलुलर स्ट्रक्चर। इसमें एक्चुअल में बहुत सारी सेल है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? सेलुलर स्ट्रक्चर। तो एग्रीगेशन जो होता है और बाद में जो रिप्रोडक्शन का प्रोसीजर होता है उसके बेसिस पर स्लाइम मोल्ड्स जो होते हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं, ए सेलुलर और सेलुलर। अगेन अपनी बुक में नहीं दे रखे, लेकिन आप नॉलेज के लिए याद रख सकते हैं। अपन को सिर्फ ये याद रखना है कि इनका एग्रीगेशन दो तरीके का हो सकता है, ए सेलुलर सेलुलर। ए सेलुलर को प्लाज्मोडियम कहते हैं, सेलुलर को सूडोप्लाज्मोडियम भी कह सकते हैं। और अपनी बुक में लिखा हुआ है कि ये कब बनता है प्लाज्मोडियम या एग्रीगेशन, जब सुटेबल कंडीशन आती है, ठीक है। ये बनने का जो है ये भी रिप्रोडक्शन के थ्रू समझाया जा सकता है, लेकिन आप ज्यादा डिटेल की लोड ना ले। नेक्स्ट देखो, जब सुटेबल कंडीशन खत्म हो जाएगी, अनफेवरेबल कंडीशन आएगी। बोले तो देखो जनरली अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होता है, लोअर ऑर्गेनिज्म में टेम्परेचर चेंज हो सकता है, ठीक है, पीएच चेंज हो सकती है, फूड का कमी हो सकती है, जो भी हो। अनफेवरेबल कंडीशन जब आएगी तो उस समय क्या होगा, इन प्लाज्मोडियम में से फ्रूटिंग बॉडीज निकलेगी। अगेन ये जो टर्म है ये आप फंगस में डिटेल में देखेंगे। फंगस जो होता है उसका स्ट्रक्चर जो होता है उसमें हाइफी होते हैं बहुत सारे, और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, वो ऐसे जनरली ऐसे लेटे हुए रहते हैं, और उनके ऊपर से जब ऐसे इरेक्ट फॉर्म में मतलब ऊपर की तरफ कोई स्ट्रक्चर निकलता है तो उसे कहते हैं फ्रूटिंग बॉडी। और जनरली ये फ्रूटिंग बॉडी में ऐसे स्ट्रक्चर बनते हैं जो रिप्रोडक्शन में क्या करते हैं, काम में लेते हैं। तो इनके प्लाज्मोडियम में भी ऐसे इरेक्ट से कुछ स्ट्रक्चर निकलते हैं जिनको क्या कहेंगे, फ्रूटिंग बॉडी। इन फ्रूटिंग बॉडी के बारे में अपन डिटेल में फंगस में करेंगे, ठीक है। और उसके अंदर स्पोर बनने लगते हैं, और वो भी कैसे, ट्रू सेल वॉल्ड स्पोर बनते हैं, ठीक है। और इसी वजह से इनका कैरेक्टर ये कैसा हो गया, फंगस जैसा हो गया। तो इनके खुद के अंदर तो सेल वॉल नहीं होती, लेकिन इनके स्पोर के अंदर सेल वॉल होती है। तो ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन द प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट एंड फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज। फ्रूटिंग बॉडीज क्या होगी पता चल गई आपको, ऐसे इरेक्ट फॉर्म में मतलब ऊपर की तरफ कुछ स्ट्रक्चर निकलते हैं, उनको कहते हैं फ्रूटिंग बॉडी। और उनके टिप पर क्या होते हैं, बहुत सारे स्पोर होते हैं। ये स्पोर में क्या होती है, ट्रू सेल वॉल होती है, और ये एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होते हैं। जितनी भी अनफेवरेबल कंडीशन होगी उनपे इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। ये मैनी ईयर्स इसी फॉर्म में सरवाइव कर सकते हैं और वेट करते हैं फेवरेबल कंडीशन आने का, ठीक है। जैसे ही फेवरेबल, और ये एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाएंगे, तो ये एयर के थ्रू क्या होते हैं, डिस्पर्स होते हैं, ठीक है। जैसे ही इनको फूड पार्टिकल या कुछ ऐसा मिलता है और इनको अपने ग्रो करने के लिए फेवरेबल कंडीशन मिलती है, तो ये स्पोर जो है न्यू ऑर्गेनिज्म बना लेती है, ठीक है। ये अपने किसके बारे में था, स्लाइम माउल्ड्स के बारे में। मैं एक चीज फिर क्लियर कर देता हूं, इतनी इंफॉर्मेशन काफी है। अब देखो पढ़ाने को तो स्लाइम मोल्ड्स पे आप डिटेल में कितना भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप इस पे फोकस कीजिए, अपनी एनसीईआरटी में एनफ इंफॉर्मेशन दे रखी है, पहले आप एक बार वो तो कीजिए सब अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट है कि स्लाइम मोल्ड्स जो होते हैं उसके कैरेक्टर को एक बार कैटेगराइज करते हैं। तो इसके अंदर सेल वॉल होती है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में, सेप्रोफाइटिक होता है। ये दोनों फीचर इनके कैसे हैं, फंगस लाइक फीचर। और स्लाइम मोल्ड्स जो होती है उनमें सेल वॉल नहीं होती, जनरली वेजिटेटिव स्टेज जब होती है उनमें सेल वॉल नहीं होती, यूनिसेलुलर होते हैं। जबकि फंगस कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं।
एबिलिटी टू इंजेस्ट फूड, ये फूड को अंदर की तरफ इनगल्फ करने की भी एबिलिटी रखता है। तो ये जो फीचर है ये फंगस लाइक नहीं। इसी वजह से स्लाइम मोल्ड्स को कहते हैं सूडो फंगस, फॉल्स फंगस कहते हैं। ठीक है, कुछ फीचर है फंगस जैसे लेकिन ट्रू फंगस नहीं। एक स्लाइम मोल्ड्स के लिए कुछ बुक में फंगस एनिमल नाम भी दे रखा है, क्योंकि इसके कुछ फीचर जो है वो एनिमल्स जैसे भी है। ठीक है, तो स्लाइम मोल्ड्स को फंगस एनिमल भी कहते हैं, स्लाइम मोल्ड्स को सूडो फंगस भी कहते हैं। और ये बाकी की स्लाइम मोल्ड्स के बारे में इंफॉर्मेशन देखो, थोड़ा बहुत इधर उधर कर लेना ठीक है, पर मेनली अपन को फोकस किस पे करना है, एनसीईआरटी कंटेंट पे। तो ये आप नोट कर लीजिए। फिर अपन लास्ट कैटेगरी करते हैं, कौन सी, प्रोटोजुआ। नेक्स्ट लेते हैं अपन प्रोटोजुआ। तो देखो प्रोटोजुआ जो है, इसका नाम देखे तो प्रोटो का मतलब प्रिमिटिव, जुआ का मतलब एनिमल, मतलब एकदम अगर प्रिमिटिव टाइप के एनिमल्स होते तो कुछ इस कैटेगरी के होते। जब टू किंगडम क्लासिफिकेशन था उस समय प्रोटोजुआ सारे किस में कराए जाते थे, एनिमल्स में कराए जाते थे, और एनिमल में सबसे पहली कैटेगरी यही कराई जाती थी। ठीक है, तो अब इनको किस में रखा गया है, प्रोटिस्टा में। क्यों? क्योंकि ये यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है, तो यूनिसेलुलर यूकैरियोट होते हैं, सेल वॉल एब्सेंट होती है इनमें, हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है और उसमें भी दो मोड होते हैं, होलोजोइक मतलब एनिमल लाइक न्यूट्रिशन होता है, और पैरासाइटिक भी हो सकता है। लोकोमोशन भी शो करते हैं, और लोकोमोशन सीलिया, फ्लैजिला, सुडोपोडिया इन फॉर्म से हो सकते हैं। सीलिया, फ्लैजिला तो आप पहले भी देख चुके हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। अगर काउंटेबल हो, लॉन्ग हो, ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं, फ्लैजिला कहते हैं। और अनकाउंटेबल हो, पूरी बॉडी में चारों तरफ फैले हुए हैं, छोटे छोटे से स्ट्रक्चर है जो सिंक्रोनस मोशन शो करते हैं, तो वो क्या होते हैं, सीलिया होते हैं। ठीक है, रिजर्व फूड सब्सटेंस जो होता है ग्लाइकोजन होता है। देखो प्लांट जो होते हैं वो फूड को किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, स्टार्च के फॉर्म में, जबकि जो प्रोटोजुआ जो होते हैं या फिर जो एनिमल्स जो होते हैं, मेनली तो एनिमल्स जो होते हैं वो फूड को स्टोर करते हैं ग्लाइकोजन के फॉर्म में। यही वजह है कि ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च भी कहते हैं। ठीक है, तो जनरली प्रोटोजुआ के मेंबर जो है फूड को किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। रिप्रोडक्शन जो होता है इनमें एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों मोड से होता है। ठीक है, अब देखो यहां पर अपनी बुक में, वैसे प्रोटोजुआ के अंदर बहुत सारी क्लासें वगैरह बन सकती है, ठीक है, बहुत सारा डिटेल डिस्क्रिप्शन हो सकता है, लेकिन अपनी बुक में 4 ग्रुप दे रखे हैं। ठीक है, कोई क्लासिफिकेशन के हिसाब से नहीं, 4 ग्रुप दे रखे हैं, और ये ग्रुप बनाए गए हैं कि इनमें लोकोमोशन कैसे होता है। देखो अभी अपन ने देखा लोकोमोशन सीलिया, फ्लैजिला, सुडोपोडिया से होता है। तो अगर सुडोपोडिया से लोकोमोशन हो रहा है तो उसे अमीबॉइड प्रोटोजुआ कहेंगे। अगर सीलिया से हो रहा है तो उसे सीलिएटेड प्रोटोजुआ कहेंगे। फ्लैजिला से हो रहा है तो उसे फ्लैजिलेटेड प्रोटोजुआ कहेंगे। और एक कुछ मतलब प्रोटोजुआ ऐसे होते हैं जो तीनों ही तरह के लोकोमोशन शो नहीं करते और जनरली एंडोपैरासाइट की तरह बॉडी में रहते हैं किसी और ऑर्गेनिज्म के। उन सारों को अपन किस में रखेंगे, स्पोरोजुअंस में रखेंगे। ठीक है, अब देखो इनमें अपन को मेनली तो सिर्फ यही याद रखना है कि इनमें लोकोमोशन का कौन सा ऑर्गन है और इनके एग्जाम्पल क्या है, बस, और कोई डिटेल डिस्क्रिप्शन नहीं है। तो एक एक बार तो अपन वो ही देख लेते हैं। देखो अमीबॉइड जो होगा उनमें क्या होंगे, सूडोपोडिया होंगे, और इसके एग्जाम्पल देखो 2 तो आराम से याद रख सकते हैं, एक अमीबा और एक एंट अमीबा। एक आप और रख दो, रेडियोलेरिया। अभी इसके बारे में समझाता हूं। फ्लैजिलेटेड जो होते हैं इनमें कौन सा होगा, फ्लैजिला होंगे, लोकोमोशन के लिए ऑर्गन, और इनका एग्जाम्पल रखना है ट्रिप्नोसोमा, जिससे स्लीपिंग सिकनेस डिजीज होती है। ठीक है, 12th में आपके एक अलग से चैप्टर आएगा जिसमें अपन को डीजीजी करनी है, वहां पर अपन देखेंगे इसको। सीलिएटेड प्रोटोजुआ जो होते हैं उनमें लोकोमोशन ऑर्गन क्या होगा, सीलिया होगा, और इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, पैरामीशियम हो गया। ठीक है, स्पोरोजुअंस जो होंगे इनमें लोकोमोशन ऑर्गन नहीं होंगे, जनरली ये एंडोपैरासाइट होते हैं, और इसका एक एग्जाम्पल बुक में दे रखा है प्लाज्मोडियम, जिससे मलेरिया होता है। ये मेन इंफॉर्मेशन है जो अपन को याद रखनी है। 1-2 पॉइंट हियर एंड देयर और है, वो भी देख लेते हैं। देखो अमीबॉइड प्रोटोजुआ होते हैं, कहां पर पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में हो सकते हैं, सी वाटर में हो सकते हैं, मॉइस्ट सॉइल में हो सकते हैं। कुछ जो होते हैं वो पैरासाइट होते हैं। तो एक नाम याद रखना है क्योंकि अपनी 12th की बुक में आ ही जाएगा, वो है एंट अमीबा। एंट अमीबा एक अमीबा की ऐसी स्पीसीज है जो पैरासाइट के फॉर्म में ह्यूमन में रहती, और इसकी वजह से अपन को क्या हो सकती है, डिजेंट्री हो सकती है। ठीक है, डाइजेस्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। लोकोमोशन इनमें किससे होता है, सुडोपोडिया से। अगर आप में से किसी को नहीं पता सुडोपोडिया क्या होता है, तो देखो अमीबा जो होता है उसका जो बॉडी जो होती है ऐसे इरेगुलर सी होती है। ठीक है, सेल जो होती है उसका कुछ शेप नहीं होता। ये जनरली क्या करते हैं, एक आउटग्रोथ लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको क्या कहते हैं, सुडोपोडिया।
सूडो मतलब फॉल्स, पोडिया मतलब लेग, मतलब ऐसा लगता है कि ये पैर जैसे हैं लेकिन ट्रू है नहीं, इसलिए इसको सूडोपोडिया कहते हैं और ये उसी से लोकोमोशन शो करते हैं। ये इन्हीं सूडोपोडिया से फूड को ऑब्टेन इंटेक करने के लिए भी इन्हीं सूडोपोडिया को यूज करते हैं और ये इंटेक करने के लिए फूड को अपनी बॉडी की सरफेस पे कहीं से भी फूड को अंदर ले सकते हैं, कहीं पे भी सूडोपोडिया बन सकते हैं और किसी भी जगह से फूड को अंदर की तरफ ले पाएंगे। ठीक है, लोकोमोशन तो हो गया। लोकोमोशन के अलावा सूडोपोडिया फूड इंटेक करने में भी हेल्प करते हैं। मराइन फॉर्म जो होती है, जो मरीन वाटर में होते हैं, उनमें सिलिका की सेल पाई जाती है और ऐसा होता है रेडियोलेरिया में जो प्रोटोजुआ होते हैं उनके अंदर क्या होती है, सिलिका की सेल होती है। तो ये तो था अमीबॉइड प्रोटोजुआ के बारे में। दूसरा कैटेगरी अपन लेते हैं कौन सी, फ्लैजिलेटेड। फ्लैजिलेटेड जो होते हैं फ्री लिविंग होते हैं पर मेजोरिटी ऑफ जो होते हैं वो पैरासाइट है। ठीक है, कोई ना कोई डिजीज भी फैलाता है और ह्यूमन में बहुत सारी डिजीज जो है इन्हीं फ्लैजिलेटेड प्रोटोजुआ की वजह से होती है। लोकोमोशन इनमें फ्लैजिला से होगा। एक एग्जांपल दे रखा है ट्रिप्नोसोमा, जो क्या होता है, स्लीपिंग सिकनेस डिजीज फैलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है सीलिएटेड फ्लैजिला। क्या कैसा हैबिटेट है, एक्वेटिक हैबिटेट है। लोकोमोशन सीलिया से करेंगे। दे हैव एन ओरल ग्रुप्स। देखो अभी अपन ने देखा कि ये जो अपने क्या थे अमीबा लाइक जो प्रोटोजुआ थे वो कहीं से भी फूड को क्या कर सकते हैं, इंटेक कर सकते हैं, लेकिन जो सीलिएटेड होते हैं उनके केस में ऐसा नहीं होता। जैसे ये अगर मैं पैरामीशियम बनाऊं तो पैरामीशियम में एक पर्टिकुलर जगह होती है, इस जगह से ही वो फूड को अंदर की तरफ ले सकते हैं। इस जगह को कहेंगे ओरल ग्रुप और इसके आगे एक स्ट्रक्चर होगा जिसको कहेंगे गैलेट। तो ये सिर्फ यहीं से फूड को अंदर की तरफ ले सकते हैं और फूड को इस तरफ धकेलने का काम भी कौन करेंगे, सीलिया करेंगे। कौन करेंगे, सीलिया करेंगे। तो सीलिया जो है सूडोपोडिया की तरह ही सीलिया जो है वो लोकोमोशन के अलावा फूड को अंदर की तरफ लेने में क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल इसका पैरामीशियम हो गया। स्पोरोजुआ जो होते हैं हैबिटेट कैसा होगा, एंडोपैरासाइट है। ठीक है, ये किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर रहेंगे, वहां से अपना फूड ऑब्टेन करेंगे, यही वजह है कि ये पैथोजेनिक है। ठीक है, लोकोमोशन इनमें एब्सेंट होता है। दे हैव इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्ट्रक्चर। इनमें स्पोर लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं जो कि इन्फेक्शियस होते हैं, मतलब एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में क्या करते हैं, डिजीज को क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। यही वजह इनको क्या कहते हैं, स्पोरोजुअन्स कहते हैं। ठीक है, प्लाज्मोडियम के बारे में अपने 12th की बुक में पूरा साइकिल भी दे रखा है कि वो कैसे चलता है, मलेरिया कैसे होता है, वो सब तो वो अपन उधर देखेंगे अच्छे से। एग्जाम्पल देखो इसके क्या है, प्लाज्मोडियम। बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, एक एग्जाम्पल याद रखना, अपनी बुक में दे रखा भी, प्लाज्मोडियम, जिसकी वजह से क्या होता है, मलेरिया। मलेरिया जो होता है मॉस्किटो की वजह से नहीं होता। मॉस्किटो तो सिर्फ एक वेक्टर है जो प्लाज्मोडियम को एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में पहुंचाता है। एक्चुअल में मलेरिया होता किसकी वजह से, प्लाज्मोडियम की वजह से। तो इसी के साथ अपना प्रोटिस्टा जो है वो पूरा होता है। उम्मीद करूंगा कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें अपन स्टार्ट करने वाले हैं फंगाई किंगडम के बारे में। तब तक आप सब लोग खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।